आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। काला घोड़ा, काला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति, पोला महोत्सव। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पोला महोत्सव। पोला महोत्सव ये महाराष्ट्र का महोत्सव है जहाँ पे धन्यवाद ज्ञापन में बैलों को सम्मानित किया जाता है। गुड़ी पड़वा जो कि चैत्र माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और ये महाराष्ट्र का नव वर्ष त्यौहार है। काला घोड़ा, काला महोत्सव ये भी महाराष्ट्र का ही फेस्टिवल है। अब देखते हैं महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। महाराष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है वो है गणेश चतुर्थी। कौन सा है? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का फेमस फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1894 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट मेले देखते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो असम में लगता है अम्बुबाची मेला। कौन सा मेला लगता है असम में? तो असम में मेला लगता है अम्बुबाची मेला और ये कामाख्या मंदिर में लगता है। कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में स्थित है उसमें अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। दूसरा मेला लगता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो कि उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। तीसरा मेला है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सीरीज आप लोगों की एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। आज से एसएससी जीडी के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस सीरीज के साथ ज़रूर जुड़ें और बाकी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की, तो आप लोग भी इस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज़। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर साझा कर दें। तो प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है और भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? मणिपुरी, सतरिया, उड़ीसी, कथक। तो जो जागोई भारतीय नृत्य शैली है वो मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम देखते हैं। मणिपुरी नेम से नृत्य है जो उससे संबंधित झावेरी बहनें, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में। झावेरी बहनें जो कि हैं नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, ये झावेरी बहनें हैं। और बाकी के दो नाम और महत्वपूर्ण हैं मणिपुरी नृत्य से। कौन से हैं? तो वो एक है चारू माथुर और बिम्बाती, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने की तरीके का पहचान करें। गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दबाव में वृद्धि करके और प्रदाह का तापमान कम करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दहन प्रक्रिया की दबाव में वृद्धि करके, ये राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है? जीवन स्तर में सुधार, खदानों में उत्पादन वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि और गरीबी उन्मूलन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा खदानों में उत्पादन की वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो है 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पे आधारित थी तो वो मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर सातवीं पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1991 से हुई थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नीति आयोग पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कार्यरत है, जो कि 2015 से नीति आयोग कार्यरत है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? MPLAD संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, समर्थ योजना और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया कॉम। तो जो वस्त्र मंत्रालय है वो समर्थ योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो जो कलिंग युद्ध है वो अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल का आखिरी युद्ध था, जो कि 261 BC में लड़ा गया था। अशोक का जो कार्यकाल था वो 269 BC से 232 BC तक चला था। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। और अशोक के जीवन काल का आखिरी युद्ध जो था वो कलिंग युद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? शैवाल, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सतरिया, छऊ। तो तपन कुमार पटनायक ने छऊ नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। छऊ नृत्य शैली जो है वो झारखंड की है, और ये छऊ नृत्य जो है वो आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य अधिकतर रात में किया जाता है, और ये रात में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट में पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोणार्क, रानी की बाव। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मंगलयान। जो 2000 की नई नोट की श्रृंखला थी उसमें मंगलयान का नोट था, और ये 2000 के नोट RBI के पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। अब जो कि शासना आदेश आया था तो उसको 2000 के नोटों की श्रृंखला बंद कर दी गई है। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन। तो लाल किले का जो चित्र है वो कौन से नोट पे है? तो 500 रुपये के नोट पर लाल किले का चित्र है। सूर्य मंदिर यानी कोणार्क टेम्पल, ये 10 रुपये के नोट पर इसका चित्र है। रानी की बाव, ये 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव का चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 395, 340, 388 और 376। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने अनुच्छेद थे? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 395। अब आपको मूल लेख संविधान और वर्तमान संविधान में हम एक डिफरेंस बताते हैं, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प समझने में मिलेगी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। यहाँ पे हम लिखेंगे मूल संविधान के भाग, और यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान में। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने लेख थे? तो पहले थे 395। वर्तमान समय में 470 प्लस से ज़्यादा लेख हैं। वर्तमान समय में कितने भाग थे? तो वो थे 22। पहले मूल संविधान में 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं। और देखते हैं अनुसूचियाँ। मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थीं, और वर्तमान समय में जो अनुसूचियाँ हैं वो हैं 12। मूल संविधान में जो भाषा थी
वो 15 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। यहाँ से आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मूल संविधान में और वर्तमान संविधान में, और ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 16-17, अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 20-21 और अनुच्छेद 18-19। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 20-21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20-21 में क्या दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 20 यहाँ पे देखते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में दिया हुआ है अपराध दोष सिद्ध की संबंध में संरक्षण। यह आर्टिकल 20 का विषय है, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और 21 में क्या दिया हुआ है? तो 21 में दिया हुआ है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार 21 में दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लाइन वाइज, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता। क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कानून के समक्ष समानता। और आर्टिकल 15 में दिया गया है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 16 और 17। आर्टिकल 16 और 17 देखते हैं। तो आर्टिकल 16 का विषय क्या है? तो उसमें है नौकरी में समानता। नौकरी में समानता ये आर्टिकल 16 कहता है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता से अंत, जो छुआछूत है उससे अंत। अब लास्ट में देखते हैं आर्टिकल नंबर 18 और 19। 18 और 19 में क्या दिया हुआ है? तो 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। 18 में क्या दिया हुआ है? तो 18 में दिया हुआ है उपाधियों का अंत। और 19 में दिया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 में क्या दिया हुआ है? तो 19 में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी। ये थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल सारे ही डिस्कस कर दिए हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 21 तक मैंने इस क्वेश्चन में सारे आर्टिकल पूरे डिस्कस कर दिए हैं डिटेल से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1998 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे जो 66 कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों और महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे? माहिर सेन, खाबा जायन, जीत पटेल और रामनाथन कृष्णन। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा माहिर सेन। माहिर सेन एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 66 कैलेंडर वर्षों में इंग्लिश चैनल और डोवर से कैलिस तक सारे 5 महाद्वीपों को तैराकी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अब देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा। और सबसे कम कहाँ से गुजरती है? तो सबसे कम जो है वो राजस्थान से गुजरती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऐसी राजस्व प्राप्ति जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती हैं? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, शुद्ध करने में सक्षम और प्रतिदेय। तो ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार दावा नहीं कर सकती है तो उनको गैर प्रतिदेय कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कर्नाटक। अरेबिका कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1887, 1882 और 1880 और 1881। इस प्रश्न के बारे में पहले हम डिटेल देखते हैं, फिर इसके बाद हम आंसर सिलेक्ट करेंगे। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। लेकिन जो नियमित जनगणना थी, कौन सी जनगणना? नियमित जनगणना, उसकी शुरुआत 1881 में की गई थी। तो अब देखते हैं प्रश्न, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो अभी मैंने बताया था जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, लेकिन जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 1881। जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, 2 से 3 तथ्य, बाकी आने वाले क्वेश्चंस में उसको जनगणना पूरा सेंसस सही से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी जनगणना थी? तो वो 7वीं जनगणना थी 2011 की। 10 की वृद्धि, जो 2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि थी, तो वो कितनी थी? वो थी 17.7%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की थी 2011 की जनगणना के हिसाब से? तो वो था केरल राज्य। केरल राज्य की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर थी। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस राज्य का था? तो वो केरल का था। सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का था? सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का था? तो वो था हरियाणा का। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात था। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो उसमें आता है बिहार। एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा था? वो था राजस्थान। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। ये थी 2011 की कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट। बाकी आगे के क्वेश्चंस में 2011 का सेंसस पूरी तरीके से डिस्कस कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? लावड़ी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और कथकली। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कथकली। सदनम पीवी बालकृष्णन, ये इंपॉर्टेंट नाम है। एसएससी इस नाम को हर बार परीक्षा में जरूर पूछती है। तो जो सदनम पीवी बालकृष्णन है वो कथकली नृत्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में भोजन एवं सतत नती से गुजरता है जो प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? मुख गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, मलाशय। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मुख गुहिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, फेरेंसेट नीला और सेवेंडर। तो ये फ्लोरोसेंट नीला, जो 50 रुपए का नोट है उसका जो रंग है वो है फ्लोरोसेंट नीला। और मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था जो इम्पोर्टेंट नोट थे, जो 500 रुपए का नोट है उसमें किसकी तस्वीर है? तो उसमें लाल किला बना हुआ है पृष्ठभूमि पर। और जो सूर्य मंदिर कोणार्क टेम्पल है वो किस रुपए पे है? तो वो 10 के नोट पे है। और रानी की बाव जो है वो 100 रुपए के नोट पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान आती है? अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून। जो तमिलनाडु तट है उस पर अधिकतर वर्षा किस माह के दौरान आती है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अक्टूबर और नवंबर। तमिलनाडु तट पे अक्टूबर और नवंबर में अधिकतर वर्षा आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा केरल। केरल में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, जो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो किस राज्य की है? तो वो केरल की है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भी केरल का ही है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो किस राज्य की है? तो वो है बिहार की। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव सहनाई जाती है? ये गलत लिख गया है। ये क्वेश्चन है आपका, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू देवताओं भगवान शिव की है वो किस माह में मनाई जाती है? जो शिवरात्रि है वो किस माह में मनाई जाती है? कार्तिक, चैत, फागुन। और ये गलत ऑप्शंस टाइप हो गया है यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका, महाशिवरात्रि
जो कि हिंदू देवता भगवान शिव के लिए मनाई जाती है, वो किस माह में मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो फागुन। महाशिवरात्रि फागुन माह में मनाई जाती है और महाशिवरात्रि भगवान शिव का त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 20, 15, 11, 21। तो जो बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में जो अंक होते हैं वो 21 होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, रहमतुल्लाह एम सयानी। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती हुए थे। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है आपका, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है, वो कहाँ पर मनाई है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, प्रयागराज में, मुंबई में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। ये सीरीज आप लोगों के एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।